मंगलवार के कारोबारी सत्र में भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त बिकवाली देखने को मिली, जहां निफ्टी 50 लगातार सभी अहम सपोर्ट लेवल तोड़ता हुआ सीधे 200 दिन मूविंग एवरेज की तरफ फिसलता नजर आया, जो फिलहाल करीब 25,100 के आसपास है। एशियन मार्केट्स की बात करें तो जापान, चाइना, हांगकांग, सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे ज्यादातर मार्केट्स वीक रहे, जबकि थाईलैंड और ताइवान में थोड़ी स्टेबिलिटी दिखी। आज यूएस सुप्रीम कोर्ट द्वारा टैरिफ से जुड़े फैसले पर डिसीजन आने वाला है, जो मार्केट सेंटीमेंट को और प्रभावित कर सकता है। अभी मार्केट में क्लैरिटी की कमी है और जब तक ग्रीनलैंड और यूएस यूरोप रिलेशंस पर कोई ठोस समाधान नहीं निकलता, वॉलेटिलिटी बनी रह सकती है। गिफ्ट निफ्टी इस समय 25,392 के आसपास ट्रेड कर रहा है और करीब 224 पॉइंट्स की गिरावट दिखा रहा है, जो ये साफ संकेत देता है कि बाजार पर दबाव अभी भी बना हुआ है और कमजोरी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। घरेलू निवेश ने 20 जनवरी 2026 को कुल 16,712 करोड़ रुपए की खरीदारी की और 13,957 करोड़ रुपए बेची, जिससे शुद्ध रूप से 2,755 करोड़ रुपए का इनफ्लो हुआ। ये दिखाता है कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने बाजार गिरने के बावजूद भरोसा बनाए रखा। JSW थर्मल एनर्जी 2 लिमिटेड ने वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के साथ 1600 मेगावाट की नई थर्मल पावर परियोजना के लिए पावर परचेज एग्रीमेंट साइन किया है। ये प्रोजेक्ट सालबोनी में बनेगा और इसमें 2 यूनिट्स होंगी, हर यूनिट 800 मेगावाट की। इस प्रोजेक्ट को 6 साल के भीतर चालू करने का लक्ष्य है और इसे WBSEDCL द्वारा आयोजित कॉम्पिटिटिव बिडिंग के माध्यम से मिला है। इसमें इस्तेमाल होने वाला कोयला WB को शक्ति B4I पॉलिसी के तहत आवंटित किया जाएगा। ये JSW एनर्जी का WBSEDCL के साथ दूसरा 1600 मेगावाट का एग्रीमेंट है। मार्च 2025 में भी उन्होंने एक समान PPA साइन किया था, जिससे सालबोनी साइट की कुल क्षमता अब 3200 मेगावाट हो जाएगी। नोम्यूरा बैंक पर अदानी से जुड़े एक फंड द्वारा मुकदमा किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार नोम्यूरा ने कुछ लोन की राशि कम करने की कोशिश की और बाद में अदानी के शेयर बेच दिए, जो कर्ज के लिए गिरवी रखे गए थे। इस वजह से $43 मिलियन का नुकसान हुआ। CCI ने एमिरेट्स NMD को RBL बैंक में 74% तक की हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी दे दी है। साथ ही टाटा स्टील को त्रिवेणी पैलेट्स में 50.1% हिस्सेदारी लेने की भी अनुमति मिली है। ये दोनों डील्स अब रेगुलेटरी क्लियरेंस ले चुकी हैं। डेवोस 2026 में पार्थ जिंदल ने कहा कि JSW की पहली कार, एक प्लग इन हाइब्रिड, इस साल दिवाली से ठीक पहले लॉन्च होगी। इसमें शुरुआत में कुछ पार्ट्स इंपोर्टेड होंगे, लेकिन 80% कंपोनेंट्स का स्थानीयकरण होगा। दूसरा वाहन जनवरी 2027 में 15 से 20 लाख रुपए की कीमत रेंज में लॉन्च करने की योजना है। फिजिक्स वाला के शेयरों में करीब 8% की तेज गिरावट देखने को मिली है, जिससे शेयर का भाव दोबारा IQ प्राइस के आसपास पहुंच गया है। इस बिकवाली की वजह से कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन घटकर करीब 32,257 करोड़ रुपए रह गया है, जबकि लिस्टिंग के समय इसका वैल्यूएशन लगभग 45,975 करोड़ रुपए था। जाइडस लाइफ के बारे में खबर है कि कंपनी US की आर्डेलेक्स को खरीदने की संभावना तलाश रही है और इस डील के लिए KIP के जरिए फंड भी जुटाया जा सकता है। हालांकि जाइडस लाइफ ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है और आर्डेलेक्स की तरफ से जवाब का इंतजार है, जिससे फिलहाल अनिश्चितता बनी हुई है। HPCL के शेयरों को JP मॉर्गन ने डाउनग्रेड किया है और इसकी वजह एक्साइज ड्यूटी को लेकर बढ़ती अनिश्चितता बताई गई है। पिछले 1 साल में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के शेयरों ने निफ्टी से बेहतर प्रदर्शन किया था, लेकिन अब वैल्यूएशन और पॉलिसी रिस्क को लेकर चिंता बढ़ रही है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 2027 में अपने इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर बिजनेस को लिस्ट करने की योजना बताई है, ताकि कंपनी वैल्यू अनलॉक कर सके और भविष्य की ग्रोथ के लिए फंड जुटा सके। मैनेजमेंट का कहना है कि ये बिजनेस अब खुद से स्केल करने की स्थिति में आ चुका है। कंपनी के मुताबिक इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर सेगमेंट में महिंद्रा एंड महिंद्रा की पकड़ काफी मजबूत हो चुकी है और आज इस सेगमेंट में करीब 40 से 45% का मार्केट शेयर है, जबकि कभी ये कंपनी इस स्पेस में लगभग नॉन प्लेयर मानी जाती थी। फिक्स्ड इनकम निवेशकों के लिए कुछ कॉर्पोरेट और स्टेट गारंटीड बॉन्ड्स उपलब्ध हैं, जिनमें 10,000 रुपए के न्यूनतम निवेश पर 8.7% से लेकर 11.115% तक का यील्ड मिल सकता है। इनमें इन द मनी लिमिटेड, नवी फिनसर्व, अडानी एंटरप्राइजेज और कुछ स्टेट एंटिटीज के बॉन्ड्स शामिल हैं। प्राइमरी मार्केट की बात करें तो शैडोफैक्स टेक्नोलॉजीज का 1,907 करोड़ रुपए का IPO आज 20 जनवरी 2026 से खुल गया है और ये 22 जनवरी तक सब्सक्रिप्शन के लिए रहेगा। इस IPO में 1,000 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू और करीब 907 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल शामिल है। शैडोफैक्स IPO का प्राइस बैंड 118 रुपए से 124 रुपए प्रति शेयर रखा गया है और ब्रोकरेज हाउस इस इशू के वैल्यूएशन को लेकर फिलहाल न्यूट्रल नजर आ रहे हैं, जिससे निवेशकों को सोच समझ हुआ।
सेक्टरल लेवल पर दबाव इतना ज्यादा था कि 5 ऐसे इंडेक्स रहे जिनके सभी के सभी शेयर लाल निशान में बंद हुए, यानी एक भी शेयर हरे निशान में नहीं टिक पाया। इन पूरी तरह टूटने वाले इंडेक्स में निफ्टी अल्फा 50, निफ्टी ऑटो, निफ्टी आईटी, निफ्टी पीएसयू बैंक और निफ्टी रियल्टी शामिल रहे, जहां हर सेक्टर में एक तरफा बिकवाली देखने को मिली। आईटी सेक्टर पर खास दबाव इसलिए दिखा क्योंकि पूरा जियोपॉलिटिकल इशू सीधे तौर पर यूएस से जुड़ा हुआ है और आईटी कंपनीज की अर्निंग्स और आउटलुक यूएस इकोनॉमी पर काफी हद तक डिपेंड करती हैं। असल खेल जियोपॉलिटिक्स का है, जहां डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ग्रीनलैंड को यूएस टेरिटरी बताने और कनाडा, ग्रीनलैंड और वेनेजुएला को यूएस मैप में शामिल करने के बाद हालात और ज्यादा बिगड़ गए। यूरोप ने ग्रीनलैंड को सपोर्ट करते हुए फ्रांस, यूके, जर्मनी और फिनलैंड जैसे देशों ने वहां ट्रूप्स भेज दिए हैं, जिससे यूएस और यूरोप के बीच टेंशन की सिचुएशन बन गई है। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा फ्रेंच वाइन और शैंपेन पर 200% टैरिफ की धमकी देना भी इसी टेंशन का हिस्सा है, क्योंकि फ्रांस ने गाजा पीस प्लान में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया था। फ्रांस और कनाडा द्वारा ट्रंप की शर्तों को रिजेक्ट करने के बाद ट्रेड वॉर और जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट का डर और बढ़ गया, जिसका सीधा असर ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स पर पड़ा। इस टेंशन का असर सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यूरोपियन मार्केट्स, एशियन मार्केट्स और यूएस फ्यूचर्स तक में भारी कमजोरी देखने को मिली। डाउ जोन्स फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स में 1.5% से 2% तक की गिरावट ने ये संकेत दे दिया है कि यूएस मार्केट में भी आगे दबाव बना रह सकता है। इसी अनिश्चित माहौल की वजह से इन्वेस्टर्स इक्विटी से पैसा निकालकर सेफ एसेट्स की तरफ भाग रहे हैं, जिसमें गोल्ड और सिल्वर सबसे आगे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड की कीमत करीब 3% उछलकर $2,353 पर आउंस के आसपास पहुंच गई, जबकि सिल्वर में करीब 7% की तेजी देखने को मिली। गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ्स में 8% से 10% तक की तेजी इस बात का साफ संकेत है कि फियर और अनसर्टेनिटी के समय इन्वेस्टर्स सेफ्टी को ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं। इंडियन रुपी भी दबाव में रहा और डॉलर के मुकाबले कमजोर होकर लगभग 90.93 के आसपास पहुंच गया, जिससे मार्केट सेंटिमेंट और ज्यादा नेगेटिव हुआ है। सेनोरिस फार्मास्यूटिकल्स ने Q3 में शानदार ऑपरेशनल परफॉर्मेंस दी है। कंपनी का नेट प्रॉफिट 17 करोड़ रुपए से बढ़कर 32 करोड़ रुपए हो गया, यानी करीब 88% की सालाना तेजी। रेवेन्यू में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिला और ये 69.4% बढ़कर 174.5 करोड़ रुपए पहुंच गया, जो बेहतर प्रोडक्ट मिक्स और मजबूत डिमांड का नतीजा है। EBITDA 25.4 करोड़ रुपए से बढ़कर 54 करोड़ रुपए हो गया और मार्जिन 25% से बढ़कर 31% पहुंच गई, जिससे ऑपरेटिंग लेवरेज और एफिशिएंसी में बड़ा सुधार दिखता है। रेगुलेटेड और इमर्जिंग मार्केट्स दोनों में कंपनी की स्थिति मजबूत हुई है, जहां एंडा पाइपलाइन मजबूत बनी हुई है और इमर्जिंग मार्केट्स बिजनेस इस क्वार्टर में कैश फ्लो पॉजिटिव भी हो गया है। यूनाइटेड स्पिरिट्स ने इस तिमाही में 3,683 करोड़ रुपए का रेवेन्यू रिपोर्ट किया, जो स्ट्रीट एस्टिमेट्स 3,650 करोड़ रुपए से थोड़ा ऊपर रहा और नेट प्रॉफिट 529 करोड़ रुपए पर पहुंचा, जो पिछले साल 473 करोड़ रुपए से 11.8% ज्यादा है। EBITDA 618 करोड़ रुपए रही, एस्टिमेट से थोड़ी कम रही और ऑपरेटिंग मार्जिन 16.8% पर आया, जो पिछले साल 17.1% और एस्टिमेट 17.5% से कम है। इस दौरान यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड की नेट सेल्स वैल्यू 3,994 करोड़ रुपए रही। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड का रेवेन्यू 7.3% बढ़ा और EBITDA 5.1% की बढ़त दिखा, जो ये बताता है कि प्रीमियम पोर्टफोलियो मजबूत है, लेकिन कॉस्ट प्रेशर्स और रीजनल पॉलिसी इम्पैक्ट्स मार्जिन्स पर असर डाल रहे हैं। DCM श्रीराम का रेवेन्यू 13.8% बढ़कर 4,003 करोड़ रुपए हुआ, लेकिन नेट प्रॉफिट 19% घटकर 212 करोड़ रुपए रहा, जबकि पिछले साल 262 करोड़ रुपए था। EBITDA 7.1% बढ़कर 531.5 करोड़ रुपए रही, लेकिन मार्जिन 14.1% से घटकर 13.3% पर आया। इस डिक्लाइन में नए लेबर कोड्स का असर भी शामिल है, जिसमें 29 एग्जिस्टिंग लेबर लॉज कंसोलिडेट हुए और DCM श्रीराम ने 55 करोड़ रुपए का एडिशनल प्रोविजन लिया। DCM श्रीराम ने 180% का सेकंड इंटरिम डिविडेंड अनाउंस किया, यानी ₹3.60 पर शेयर, फेस वैल्यू ₹2। रिकॉर्ड डेट 24 जनवरी है और पे आउट 30 दिनों के अंदर होगा। शेयर्स ट्यूसडे क्लोज पर ₹1110 पर थे, 1.96% डाउन।
क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण ने इस तिमाही में शानदार टर्नअराउंड दिखाते हुए 252 करोड़ रुपए का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में 100 करोड़ रुपए का लॉस था। नेट इंटरेस्ट इनकम 13% बढ़कर 976 करोड़ रुपए हुई। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 3.1% बढ़कर 25,904 करोड़ रुपए पहुंचे। डिसबर्समेंट्स 32.9% बढ़कर 5,322 करोड़ रुपए हुई और ब्रांच नेटवर्क 2,209 तक बढ़ा। नए बोरोवर्स 2.2 लाख जुड़े, जिसमें 39% न्यू टू क्रेडिट थे। कलेक्शन एफिशिएंसी 90.9% रही। रिटेल फाइनेंस पोर्टफोलियो 2500 करोड़ रुपए पार कर गया और एम्प्लॉइज 21,701 हो गए। ये क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण की माइक्रो फाइनेंस स्टेबिलिटी और ग्रोथ दोनों को दिखाता है। शॉपर स्टॉप लिमिटेड का नेट प्रॉफिट इस तिमाही में भारी गिरावट के साथ 16.1 करोड़ रुपए पर आया, जबकि पिछले साल 352.2 करोड़ रुपए था। रेवेन्यू 2.6% बढ़कर 1,415 करोड़ रुपए हुई। EBITDA 11.1% घटकर 217.8 करोड़ रुपए रही और EBITDA मार्जिन 17.7% से घटकर 15.4% पर आया। प्रीमियम ब्रांड्स ने टोटल सेल्स का 69% कंट्रीब्यूट किया और 6% की बढ़त दिखाई, जबकि कोर बिजनेस सेल्स 1,516 करोड़ रुपए रही और फ्लैट रही। ब्यूटी सेगमेंट 14% बढ़ा और इंट्यून सेल्स 22% बढ़ी। एवरेज ट्रांजैक्शन वैल्यू और सेलिंग प्राइस दोनों 7% बढ़े। कस्टमर एंट्री 5% बढ़ा, जो बताता है कि हाई एंड कस्टमर्स की डिमांड अभी भी मजबूत है। फेस्टिव सीजन शिफ्ट और नॉर्थ इंडिया में पोल्यूशन की वजह से ओवरऑल सेल्स फ्लैट रही, लेकिन प्रीमियम सेगमेंट का परफॉर्मेंस मजबूत बना हुआ है। जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने Q3 में नेट प्रॉफिट में करीब 11% की बढ़त दिखाई है, जो 588 करोड़ रुपए रहा। हालांकि नेट इंटरेस्ट इनकम में हल्की गिरावट आई है, लेकिन एसेट क्वालिटी में सुधार देखने को मिला है। ग्रॉस NPA घटकर 3% और नेट NPA 0.68% पर आ गया है, जिससे रिकवरी और कंट्रोल बेहतर होने का संकेत मिलता है। हालांकि बैंक का रेगुलेटरी ट्रैक रिकॉर्ड निवेशकों के लिए एक अहम निगरानी का विषय बना हुआ है। परसिस्टेंट सिस्टम्स ने Q3 में लगातार 23वीं तिमाही रेवेन्यू ग्रोथ दर्ज की है। सिक्वेंशियल बेसिस पर रेवेन्यू 5.5% बढ़कर 3,778.2 करोड़ रुपए पहुंच गया है, जो स्टेबल डिमांड को दिखाता है। नेट प्रॉफिट 6.7% घटकर 439.2 करोड़ रुपए रहा, क्योंकि नए लेबर कोड्स की वजह से करीब 90 करोड़ रुपए का वन टाइम इम्पैक्ट मार्जिन्स पर पड़ा। EBITDA मार्जिन पिछली तिमाही के 16.3% से घटकर 14.4% पर रह गई। परसिस्टेंट सिस्टम्स ने 22 रुपए प्रति शेयर का इंटरिम डिविडेंड घोषित किया है, जिसे बोर्ड की मंजूरी मिल चुकी है। इस डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट और पेमेंट से जुड़ी बाकी जानकारी कंपनी द्वारा आने वाले दिनों में अलग से शेयर की जाएगी। निफ्टी 50 की ये गिरावट पिछले 9 महीनों की सबसे बड़ी एक दिन की गिरावट रही। इससे पहले इतनी बड़ी गिरावट 7 अप्रैल 2025 को देखी गई थी, जब निफ्टी करीब 3.2% टूट गया था। बैंक निफ्टी पिछले कुछ दिनों से PSU बैंक्स की वजह से ठीक ठाक दिख रहा था, लेकिन आज PSU बैंक सेक्टर में जबरदस्त गिरावट आई, जिससे बैंक निफ्टी भी करीब 0.8% नीचे बंद है। इस तेज गिरावट का सीधा असर निवेशकों की संपत्ति पर पड़ा और बाजार में डर का माहौल बन गया, क्योंकि ये सिर्फ चुनिंदा शेयरों तक सीमित नहीं थी, बल्कि पूरे बाजार में व्यापक कमजोरी देखने को मिली। मंगलवार की बिकवाली में BSE में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 10 लाख करोड़ रुपए घट गया, जबकि साल की शुरुआत से अब तक निवेशकों की संपत्ति में 20 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की गिरावट आ चुकी। विदेशी निवेश ने उसी दिन 13,605 करोड़ रुपए खरीदा और 15,797 करोड़ रुपए बेचा, जिससे शुद्ध रूप से 2,191 करोड़ रुपए का आउटफ्लो हुआ। इसका मतलब है कि मार्केट अनसर्टेनिटी के चलते पैसा निकालकर सेफ रहना चाहिए। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने दिसंबर क्वार्टर 2026 में मजबूत प्रदर्शन किया है, जहां नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर करीब 26% बढ़कर 667.6 करोड़ रुपए पहुंच गया। ये ग्रोथ मुख्य रूप से कोर इनकम यानी बैंक के मुख्य बिजनेस से आई कमाई के दम पर देखने को मिली है। बैंक का नेट इंटरेस्ट इनकम भी 26% से ज्यादा बढ़कर 2,341 करोड़ रुपए हो गया, जिससे साफ है कि लोन ग्रोथ और मार्जिन दोनों स्थिर बने हुए हैं। एसेट क्वालिटी में भी हल्का सुधार दिखा है, जहाँ ग्रॉस NPA घटकर 2.30% और नेट NPA 0.88% पर स्थिर रहा। नतीजे बाजार के अनुमान से बेहतर रहे, क्योंकि नेट प्रॉफिट और NII दोनों ही एक्सपेक्टेशन से ऊपर निकले। हालांकि रिजल्ट से पहले AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर करीब 1.9% गिरकर बंद हुए थे, लेकिन पिछले 6 महीनों में स्टॉक करीब 33% चढ़ चुका है।
साइंट डीएलएम लिमिटेड ने Q3 में हल्की प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है, जहां नेट प्रॉफिट करीब 2.7% बढ़कर 11.2 करोड़ रुपए रहा। हालांकि पिछली तिमाही में वन ऑफ इनकम शामिल होने की वजह से इस बार नंबर्स थोड़े सबड्यूड नजर आए। कंपनी की रेवेन्यू में सालाना आधार पर करीब 32% की बड़ी गिरावट आई है, जिसकी मुख्य वजह एक बड़े ऑर्डर का पूरा हो जाना है। इसके बावजूद EBITDA मार्जिन में सुधार हुआ है, जो बेहतर प्रोडक्ट मिक्स, सप्लाई चेन सुधार और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को दिखाता है। बिजनेस सेगमेंट्स की बात करें तो डिफेंस सेगमेंट में बड़ा डिक्लाइन देखने को मिला, जबकि एरोस्पेस, इंडस्ट्रियल और मेडटेक सेगमेंट्स में ग्रोथ रही। PCBA अब भी रेवेन्यू का सबसे बड़ा हिस्सा बना हुआ है और बॉक्स बिल्ड सेगमेंट की हिस्सेदारी भी बढ़ी है। विक्रम सोलर लिमिटेड ने दिसंबर क्वार्टर 2025 में शानदार टर्न अराउंड दिखाया है, जहां प्रॉफिट 19 करोड़ रुपए से बढ़कर 98 करोड़ रुपए पहुंच गया। रेवेन्यू 1106 करोड़ रुपए रहा और EBITDA दोगुने से ज्यादा बढ़कर 205 करोड़ रुपए हो गया। कंपनी का ऑर्डर बुक मजबूत बना हुआ है, जो करीब 10.6 गीगावाट का है और इसका बड़ा हिस्सा डोमेस्टिक प्रोजेक्ट से आता है। इस क्वार्टर में विक्रम सोलर ने अपनी 5 गीगावाट वल्लम फैसिलिटी भी शुरू की, जिससे कुल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़कर 9.5 गीगावाट हो गई है। मैनेजमेंट ने हाई एफिशिएंसी एन टाइप मॉड्यूल्स पर शिफ्ट और बैटरी एनर्जी स्टोरेज बिजनेस में बड़े केपेक्स अप्रूवल जैसे अहम अपडेट्स भी दिए हैं। हालांकि नतीजों से पहले विक्रम सोलर के शेयर करीब 10% गिरकर बंद हुए थे। इंडिया मार्ट इंटरनेशनल ने दिसंबर क्वार्टर में मजबूत प्रॉफिट ग्रोथ दर्ज की है, जहां नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर करीब 56% बढ़कर 188 करोड़ रुपए पहुंच लिया। रेवेन्यू में भी करीब 13% की बढ़त देखने को मिली है। हालांकि ऑपरेटिंग मार्जिन्स पर दबाव रहा है और EBITDA मार्जिन घटा है, लेकिन कलेक्शंस, बिजनेस इंक्वायरीज और पेइंग सप्लायर्स जैसे ऑपरेशनल मैट्रिक्स मजबूत बने हुए हैं। मैनेजमेंट का फोकस प्लेटफॉर्म को मजबूत करने, बायर सेलर एंगेजमेंट बढ़ाने और AI बेस्ड टेक्नोलॉजीज के जरिए ट्रस्ट और एफिशिएंसी सुधारने पर है। नतीजों के बाद इंडिया मार्ट इंटरमेश के शेयर करीब 2.4% गिरकर बंद हुए। ITC होटल्स लिमिटेड ने दिसंबर क्वार्टर में मजबूत ग्रोथ दिखाई है। कंपनी का नेट प्रॉफिट 133 करोड़ रुपए से बढ़कर 235 करोड़ रुपए हो गया, यानी करीब 77% की सालाना बढ़त, जो डीमर्जर के बाद बिजनेस मोमेंटम को साफ दिखाती है। मुनाफे के बावजूद इस क्वार्टर में कुछ वन टाइम खर्च भी रहे, जिनमें नए लेबर कोड से करीब 55.42 करोड़ रुपए का असर और श्रीलंका में साइक्लोन डिटवा के कारण इन्वेंट्री डैमेज से 28.58 करोड़ रुपए का नुकसान शामिल है। रेवेन्यू परफॉर्मेंस काफी मजबूत रहा और ये 839.5 करोड़ रुपए से बढ़कर 1213 करोड़ रुपए पहुंच गया। EBITDA लगभग दोगुना होकर 467 करोड़ रुपए हो गया। वहीं EBITDA मार्जिन 29.2% से बढ़कर 38% तक पहुंच गई। अच्छे नतीजों के बावजूद शेयर 182.47 के आसपास 1.5% गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है और पिछले 6 महीनों में स्टॉक करीब 28% नीचे है, जिससे पता चलता है कि बाजार अभी पूरी तरह कॉन्फिडेंट नहीं है। न्यूजेन सॉफ्टवेयर के Q3 नतीजे कमजोर रहे, जहां नेट प्रॉफिट पिछली तिमाही के 82 करोड़ रुपए से घटकर 63 करोड़ रुपए रह गया, यानी करीब 23% की गिरावट, जिसने निवेशकों को निराश किया। कंपनी ने साफ किया कि नए लेबर कोड की वजह से 35 करोड़ रुपए का वन टाइम इम्पैक्ट पड़ा है। अगर इस असर को हटाया जाए तो एडजस्टेड प्रॉफिट सीक्वेंशियल बेसिस पर बेहतर नजर आता। रेवेन्यू लगभग फ्लैट रहा और 401 करोड़ रुपए से हल्का घटकर 400 करोड़ रुपए रह गया। हालांकि कॉस्ट कंट्रोल की वजह से EBIT 94.4 करोड़ रुपए से बढ़कर 97 करोड़ रुपए पहुंचा और EBITDA मार्जिन भी सुधरकर 24.2% हो गई। नतीजों के बाद शेयर करीब 15% टूटकर 627.25 रुपए पर आ गया है और पिछले 12 महीनों में स्टॉक लगभग 57% गिर चुका है, जो लॉन्ग टर्म अंडर परफॉर्मेंस को दिखाता है।